गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हैं आप सब। आज अब आपके लिए क्लास 11 कॉमर्स के लिए नया वीडियो शुरू होने वाला है और अब से सीक्वेंस वाइज वीडियोस आपको मिलने वाले हैं। तो क्लास 11 के बच्चों, जो आपने कॉमर्स से लिया है, आपने गलती नहीं की, आपने बहुत सही डिसीजन लिया है 11 कॉमर्स लेकर। अब देखो, अब नई लाइफ, नई एरा, सब कुछ नया दिखेगा। पुराने वाले से कोई मतलब नहीं। क्लास 10 में आपने क्या किया, क्या नहीं पढ़ा, बिल्कुल भी उससे एक पॉइंट का भी मतलब नहीं है। हाँ, लेकिन 11th जहां आपने अगर स्किप कर दिया, आप ये सोचे कि 12 में पढ़ूंगा, 12 में बोर्ड से 11 नहीं पढ़ता हूँ, 11 को अगर स्किप कर दूंगा, तो ये है सबसे बड़ी गलतफहमी। अगर 11 गायब, 12 गायब। क्यों? कॉमर्स का, खासकर अकाउंटेंसी सब्जेक्ट का ABC, यानी जो नर्सरी LKG में पढ़ाया जाता है, सेम कॉमर्स का नर्सरी LKG क्लास 11th, यानी कॉमर्स हो या अकाउंटेंसी हो, इकोनॉमिक्स हो, बिजनेस स्टडीज, सबका ABC, यानी एक एक अल्फाबेट से लेके सेंटेंस बनाने से लेके वर्ड्स बनाने तक ले पूरा का पूरा सफर 11 से ही स्टार्ट होता है। क्योंकि अकाउंट्स में नए नए टर्म्स का इस्तेमाल होगा, पुराने टर्म्स गायब। अब इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, वेलोसिटी निकालना, स्पीड निकालना, ओम्स लॉ, ग्रेविटेशनल फोर्स, ये सारी चीजें से झंझट मुक्त हो गए हैं आप। हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन आपके लाइफ से अब निकल चुका है। अब आएगा अकाउंटेंसी। अकाउंटेंसी में क्या, कैपिटल, एसेट, लायबिलिटी क्या होता है, क्या नहीं होता है, अकाउंट्स क्या होता है, अकाउंटिंग क्या होता है, अकाउंटेंसी क्या होता है, ये सारा चीज मैं आपको बताऊंगा। मैं आपका दोस्त होस्ट अभिषेक सर, अभी राजपूत सर, आपको पढ़ाऊंगा अकाउंटेंसी, जहां आप समझ लेंगे। बहुत आसानी शब्दों में मैं समझाने जा रहा हूं। बेटा एक बात साफ साफ क्लियर समझ लेना, मैं नोट्स देने वाला नहीं हूं। मैं नोट्स देने वाला टीचर बिल्कुल नहीं हूं कि ये बेटा नोट्स है लिख लो, बिल्कुल नहीं। क्यों? क्योंकि अकाउंटेंसी सब्जेक्ट में कहीं भी आपको थियोरेटिकल लिखना नहीं है। पहली बात, हर जगह न्यूमेरिकल करना है। और जो थ्योरी में पढ़ा रहा हूं ये है इंपॉर्टेंट, ऐसा नहीं कि इंपॉर्टेंट नहीं, इंपॉर्टेंट ये है क्योंकि कंसेप्ट जो है ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। कंसेप्ट आपको आता है, थियोरेटिकल नॉलेज आपने गेन कर लिया, तभी जाके आप प्रैक्टिकली उसको बहुत आसानी से कर लेंगे। यानी थियोरिटिकल जो है, ये जो थ्योरी में पढ़ाने जा रहा हूं, पहले 2-3 चैप्टर थ्योरी पढ़ाऊंगा, उसके बाद न्यूमेरिकल में चलेंगे। तो जो थ्योरी पढ़ा रहा हूं उसको बहुत बेसिकली समझिएगा, एक एक शब्द में समझिएगा, क्योंकि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आएगा। CUT का एग्जाम हो, बोर्ड का एग्जाम हो, कोई एंट्रेंस टेस्ट हो, कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो, तो आपका एक जो भी पेपर आएगा, जो भी क्वेश्चन आएगा, वो तुम्हारा MCQ बेस्ड आएगा, ठीक है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन बेस्ड। तो वहां कंसेप्ट पूछा जाएगा। तो कंसेप्ट के लिए आपको रटने की जरूरत नहीं है, ठीक है, लिखने की जरूरत नहीं है, बस समझने की जरूरत है कि हाँ ये पॉइंट है, ये आता है, इसका क्या मतलब है, बहुत ही आसान शब्दों में। तो चलो स्टार्ट करते हैं अकाउंटेंसी। अकाउंटेंसी पढ़ते हैं हम लोग। पहला चैप्टर स्टार्ट कर देंगे, जहां इंट्रोडक्शन दे रहा हूं मैं अकाउंटिंग का, और इस चैप्टर में पहले बता दे रहा हूं मैं क्या क्या कवर करने वाला हूं, ताकि आपको आसानी हो जाए कि सर क्या क्या इस चैप्टर में पढ़ाने वाला हूं। पहला चीज, अकाउंटिंग का मीनिंग। ठीक, आप ये सोच रहे हैं बुक तो अकाउंटेंसी का है, सर अकाउंटिंग का मीनिंग पढ़ा रहे हैं, मैं बता दूंगा कि अकाउंटिंग और अकाउंटेंसी में डिफरेंस क्या है। ठीक, फिर अकाउंटिंग के कैरेक्टरिस्टिक्स या फीचर्स, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ अकाउंटिंग, ठीक, बुक कीपिंग एंड अकाउंटिंग का जो डिफरेंस है उसके बारे में बात होगी। अकाउंटिंग एंड अकाउंटेंसी, जो आगे बात जो मैं बता रहा था, अकाउंटिंग अकाउंटेंसी का डिफरेंस, अकाउंटिंग कितने टाइप्स के होते हैं, यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन, ये जो अकाउंटिंग में बना रहा हूँ इसके यूजर्स कौन कौन इसको इस्तेमाल करने वाले हैं, एडवांटेज, लिमिटेशन, क्वालिटेटिव फीचर्स जो है, ये इस सारे टॉपिक के ऊपर मैं ये पूरा चैप्टर कवर करने वाला हूँ। एक ही वीडियो में मैं कोशिश करूंगा कि खत्म हो जाए, नहीं हुआ तो 2 पार्ट में बन जाएगा। लेट्स सी, देखते हैं कितने पार्ट में ये वीडियो बन सकता है, क्योंकि मैं बहुत बेसिकली समझाने जा रहा हूँ। पहला चीज इस समझिएगा, आप खुद को शॉपकीपर मानकर चलिए। अकाउंट्स पढ़ते समय आप खुद को हमेशा शॉपकीपर मान के चलेंगे। क्या मान के चलेंगे बच्चा? शॉपकीपर। खुद को हमेशा शॉपकीपर मानिएगा। ठीक, मान लीजिए एक कस्टमर आया आपके पास, ठीक, नन्हा सा मुन्ना सा प्यारा सा एक कस्टमर आया, चल के आया, ये आपसे राइस मांगा, चावल जानते हैं ना जो आप लोग खाते हैं, चावल मांगा 1 किलो। शॉपकीपर ने क्या किया, 1 किलो चावल दिया और बदले में इसने आपको इन रिटर्न कंसिडरेशन पे किया कैश में। कंसिडरेशन पे किया कैश में। तो ये जो आदान प्रदान हो रहा है, इसको हम बोलते हैं अकाउंटिंग टर्म में ट्रांजैक्शन। क्या बोलते हैं बच्चा? ट्रांजैक्शन। यानी इसने चावल मांगा, आपने चावल दिया, ठीक, चावल देने के बाद इसने आपको पैसा दिया। आप कौन है? शॉपकीपर। हमेशा याद रखिएगा, आप शॉपकीपर है। अकाउंट्स पढ़ते समय खुद को शॉपकीपर मान लीजिएगा, भले आप है नहीं है शॉपकीपर, बिजनेसमैन मानकर चलिएगा तो आपको बहुत इजी हो जाएगा। बाकी लोग को सेकंड पार्टी मानिएगा, आप खुद शॉपकीपर या बिजनेसमैन बनकर फर्स्ट पार्टी बनिएगा। तो इसको हम कहते हैं ट्रांजैक्शन।
व्हाट डू मीन बाय ट्रांजेक्शन? ट्रांजेक्शन का मतलब लेन देन, खरीदना बेचना, ठीक है। अब अकाउंटिंग ये कहता है कि जो भी ट्रांजेक्शन होना चाहिए वो फाइनेंशियल नेचर का होना चाहिए। किस नेचर का? फाइनेंशियल नेचर का। अब ये फाइनेंशियल नेचर होता क्या है? फाइनेंशियल नेचर होता क्या? पहले डेफिनेशन पढ़ाऊंगा बाद में, पहले समझा देना तो डेफिनेशन तो आपको समझ में ही आ जाएगा। फाइनेंशियल नेचर होता क्या? फाइनेंशियल नेचर का मतलब उस ट्रांजेक्शन में, उस पूरे मूवमेंट में पैसे का इन्वॉल्वमेंट होना चाहिए। पैसे का इन्वॉल्वमेंट, क्योंकि चावल 1 किलो खरीदा तो दुकानदार बोल सकता है कि 1 किलो चावल का दाम 40 रुपया, तो ये 40 रुपये दे दिया। बात समझ में? जैसे पहले बार्टर सिस्टम चलता था, यानी गुड्स के बजाय गुड्स हम लोग एक्सचेंज कर रहे थे, चावल दिया गेहूं लिया, क्या इसको हम अकाउंट में लिख सकते हैं? इसमें फाइनेंशियल इन्वॉल्वमेंट है नहीं, पैसे का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है। जैसे घर गांव में पहले आप देखे होंगे, जो गांव वाले हैं, जो शहर वाले, उनको तो नहीं पता। फिलहाल हम लोग अपने छोटे टाइम में हमने देखे थे, जो आइसक्रीम वाले आते थे, बर्फ बोला जाता, बर्फ बेचने आते थे, आइसक्रीम बेचने आते थे गौवा में, ठीक। तो वो क्या करते थे, बच्चे क्या करते थे, गेहूं ले जाते थे, वो क्या बोलते उसको, मने होने में बोल के गेहूं ले जाते थे, गेहूं देते थे और बदले में आइसक्रीम लेते थे। यह एक्सचेंज ऑफ गुड्स हुआ। तो क्या इसको हम अकाउंट्स में लिख सकते हैं? बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि मनी के टर्म्स में मेजर हुआ ही नहीं, मनी के टर्म्स में मेजर हुआ ही नहीं। यानी वही ट्रांजेक्शन अकाउंट्स में लिखा जाएगा जो फाइनेंशियल नेचर का होगा। नॉन फाइनेंशियल नेचर के चीज को हम लोग अकाउंट्स पे नहीं लिखेंगे। इसलिए सबसे पहले ना आइडेंटिफाई करना पड़ता है, देखना पड़ता है फाइनेंशियल नेचर है कि नहीं है तो लिखो, नहीं है तो छाट दो। समझ में आया? और जब लिखते तब समय उसको मनी के टर्म्स में लिखेंगे। किसके टर्म्स में? मनी के टर्म्स में, पैसा के टर्म्स में। यानी 40 रुपये का बेचा तो दुकानदार ने लिखा 40 रुपये मैंने बेचा। बात समझ में आया? किस टर्म्स में लिखेंगे बच्चा? मनी के टर्म्स में। अब लिखते समय पहला चीज, सबसे पहला चीज जो काम होता है, रिकॉर्डिंग। पहले तो आइडेंटिफिकेशन हुआ ना, आइडेंटिफिकेशन हुआ कि नहीं? आइडेंटिफाई किया गया कि फाइनेंशियल नेचर है कि नहीं है। उसके बाद उसको मेजर किया गया, पैसे के टर्म्स में किया गया कि नहीं किया गया। अब जो पहला प्रोसेस स्टार्ट होगा वो है रिकॉर्डिंग। दूसरा है क्लासिफिकेशन। अभी समझा रहा हूं क्या ये क्लासिफिकेशन, क्लासिफाइंग भी बोलते हैं इसको, समराइजिंग। अब रिकॉर्डिंग, क्लासिफिकेशन, समराइजिंग क्या होता है ध्यान से सुनना। आप एक दुकानदार हैं, खुद को दुकानदार मान लो। आप अपने दुकान में रोज सामान खरीद रहे हैं, रोज सामान बेच रहे हैं। फिलहाल आप किसी ग्रोसरी आइटम में, मैक्सिमम आप लोग क्या करते हैं, ग्रोसरी आइटम को पकड़ लेते हैं जहाँ रोज उधारी लेना सामान लेते हैं। और वो बंदा क्या करता है, एग्जामिनेशन पेड टाइप होता है, उसके पास एक पेपर होता है, रफ पेपर, उसमें वो लिख देता है चावल 10 किलो, आटा 2 किलो, दाल 3 किलो, पूरा हिसाब लिखता है। वो दुकानदार पर्टिकुलर पूरा हिसाब लिखता है कि नहीं लिखता है? ठीक है। वो पूरा लिख के क्या करता है, फिर आपको एक बिल थमा देता है। तो वो हो गया रिकॉर्डिंग। क्या हो गया? रिकॉर्डिंग। अब फिर से मैं समझा रहा हूँ रिकॉर्डिंग का मतलब क्या होता है कि दुकानदार के पॉइंट ऑफ व्यू से वो जितने बार सेल कर रहा है उतने बार वो सेल लिख रहा है कि हाँ मैंने इतने का सेल किया, जितने बार परचेस कर रहा है उतने बार लिख रहा है इतने का परचेस किया, जितने बार कैश का इनफ्लो हुआ आउटफ्लो हुआ तो कैश कितने बार आया कितने बार गया लिखा, कि जितने बार डिस्काउंट दिया, जिसको हम बोलते हैं डिस्काउंट अनाउड, डिस्काउंट रिसीव्ड, ये सब लिखा। एक भाव होता है, एक दुकान में एक दिन में कितने ट्रांजेक्शन हो सकते हैं। ट्रांजेक्शन का मतलब तो समझ में आ गया ना, लेन देन कितने हो सकते हैं। मान लो 20-25, हम मान लेते हैं कितना 20-25। एक मिनट रुकिए, मैं ओरिजिन से समझा देता हूँ आप लोग को। मान लेते हैं हम लोग 20-25 ट्रांजेक्शन हो रहा है। कितना ट्रांजेक्शन हो रहा है? मान लो ये मेरे कॉपी है जिसमें मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, 20-25 ट्रांजेक्शन। एक दिन में 20-25 ट्रांजेक्शन है, एक पेज तो भर जा रहा होगा, 2 पेज भर जा रहा होगा। महीने भर में तो पूरा का पूरा कॉपी मेरा भर जा रहा होगा, भर जा रहा होगा कि नहीं भर जा रहा होगा, पूरा कॉपी फिल। ठीक, एक दिन में 2 पेज, 30 दिन में मान लो पूरा का पूरा 60 पेज खत्म। ठीक, अब 60 पेज जब खत्म हो गया, मैं आपको बोल रहा हूं कि ऐसा बच्चा मुझे टोटल सेल्स निकाल के दो। क्या निकाल के दो बच्चा? टोटल सेल्स। अब आप क्या करेंगे, पहले पेज से पलट, हाँ इसमें कहाँ सेल्स है, ऊपर से नीचे, हाँ ये 2000 सेल्स, फिर अगले पेज में यहाँ से सेल्स। लगभग आप 60 पेज पलटेंगे करेंगे। कितना टाइम लगेगा भैया? टाइम कंज्यूमिंग है कि नहीं? बिल्कुल, ये टाइम कंज्यूमिंग है। फिर आप चलो निकाल भी लिए सेल्स कितना हुआ, मैं फिर बोलूँगा ये भैया परचेस निकाल के दो। फिर आप वो 60 पन्ना पलट रहे हैं, फिर वो बोलेगा ऐसा कैश निकाल के दो, फिर वो 60 पन्ना आप पलट रहे हैं। पागल हो जाएंगे आप, परेशान हो जाएंगे, भाग जाएंगे। अकाउंट्स का नौकरी आप नहीं करेंगे, छोड़ देंगे, भाई मैं नहीं करूंगा अकाउंटेंसी की जॉब, मैं नहीं बनूंगा अकाउंटेंट। भाग जाएंगे कि नहीं भाग जाएंगे? भाग जाएंगे, बिल्कुल भाग जाएंगे। फिलहाल ये चीज समझ में आ गया। तो रिकॉर्डिंग का मतलब यह है कि जितना भी ट्रांजेक्शन हो रहा है उसको लिखो, जितना भी ट्रांजेक्शन हो उसको लिखो। लेकिन क्लासिफिकेशन का मतलब है ये है कि सेम नेचर वाला, एक नेचर वाला एक जगह पर रखो। यानी सबका एक सेपरेट अकाउंट बना दो, सबका क्या कर दो,
सेपरेट अकाउंट बना दो, सबका एक सेपरेट सेपरेट अकाउंट बना दो। यानी मैंने कैश का एक अकाउंट बना दिया, कैश का एक पर्टिकुलर अकाउंट बना दिया, ठीक है, कैश का एक पर्टिकुलर अकाउंट। ये टीसीएफ अकाउंट बनता है, ये डीआर साइड होता है, ये सीआर साइड होता है। इसके बाद तो मैं बाद में करूंगा। अकाउंट इस टाइप होता है, मतलब एक खाता, ठीक, एक खाता है, मान लो खाता के इस साइड क्या लिखा जाएगा, इस साइड क्या लिखा जाएगा, ये तो मुझे अकाउंट्स ही बताएगा, अकाउंटेंसी ही बताएगा कि डेबिट साइड में क्या लिखना है, क्रेडिट साइड में क्या लिखना है, लेफ्ट हैंड साइड में क्या लिखना है, राइट हैंड साइड में क्या लिखना है, ये अकाउंटेंसी बताएगा। तो कैश का एक अकाउंट बना दिए। फिर सेल्स है, चलो सेल्स का एक अकाउंट बना देते हैं, ठीक। परचेज है, परचेज का एक अकाउंट बना देते हैं। फिर डिस्काउंट, जितना भी चीज़ है, खर्चा है, इनकम है, सबका एक सेपरेट सेपरेट अकाउंट बना देंगे। ये है क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन में एक नेचर वाले को एक जगह रखो, डेट मीन सबको सेपरेट सेपरेट अकाउंट बना दो। परचेज से रिलेटेड वाली चीज़ परचेज में, सेल्स वाली चीज़ सेल्स में, कैश वाला आइटम कैश में, बैंक वाला आइटम बैंक में, एक्सपेंसेस वाला आइटम एक्सपेंसेस में। बात समझ में आया कि नहीं आया? रिकॉर्डिंग में आपने क्या किया, सबको रिकॉर्ड किया था लाइन बाय लाइन। क्लासिफिकेशन में क्या क्या है, सबका एक सेपरेट सेपरेट अकाउंट बना दिया। अब सेपरेट अकाउंट बनाने का फायदा क्या है? अब मैं बोलूंगा बेटा बताओ टोटल सेल्स कितना है, कुछ नहीं करना आपको, सेल्स अकाउंट खोलो बता दो। तो पैसा कितना बचा अपने पास, कैश अकाउंट खोलो बता दो। परचेज कितना हुआ है, अकाउंट खोलो बता दो। ये अकाउंट होता है, ठीक है। ये टीसीएफ अकाउंट इस तरह बनता है, टीसीएफ अकाउंट बनता है। कुछ यहाँ कुछ आइटम्स यहाँ लिखे जाते हैं, कुछ आइटम इस साइड में लिखा जाता है। अब यहाँ क्या लिखे जाएंगे, यहाँ क्या लिखे जाएंगे, ये तो हम लोग बाद में पढ़ेंगे, अभी मैं नहीं बताने वाला हूँ आपको। फिलहाल जो बताया जा रहा है उतना समझिए। ये हम लोग चलेंगे, ये हम लोग आपको बाद में बताएंगे, ठीक है, थर्ड या फोर्थ चैप्टर में, ठीक, थर्ड में भी नहीं, फोर्थ में। अब देखो समराइजिंग, समराइजिंग की बात आ रही है, ठीक है, समराइजिंग की बात आ रही है। समराइजिंग यानी लास्ट में हम समरी निकालते हैं। क्या निकालते हैं बच्चा? समरी। समरी का मतलब इतना मेहनत क्यों कर रहे हो तुम भाई, इतना खाता में लिख रहे हो, बही में लिख रहे हो, क्यों लिख रहे हो, इतना अकाउंट क्यों बना रहे हो? ऑब्वियसली आपने साल के आखिर में आपको ये जानना है कि मेरा नेट रिजल्ट क्या है, मुझे प्रॉफिट हो रहा है या फिर लॉस हो रहा है, यही तो पता करने के लिए इतना खर्च काम कर रहा है, मेहनत कर रहा है। बात समझ में? आपका फाइनेंशियल पोजीशन क्या है ये पता करने के लिए, क्या पता करने के लिए? फाइनेंशियल पोजीशन। एकदम साफ सिंपल में बता दूं, फाइनेंशियल पोजीशन का मतलब आपकी औकात, बिजनेस की औकात। बिजनेस की औकात मतलब बिजनेस में कितना प्रॉपर्टीज है, बिजनेस की कितनी उधारी है, ये जानने के लिए। तो ये है बिजनेस फाइनेंशियल पोजीशन। आई होप आप लोग समझ में आएगा। रिकॉर्डिंग मतलब जितना फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन सबको रिकॉर्ड करो। रिकॉर्डिंग बहुत लंबा प्रोसेस हो जाता है, तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, सेपरेट सेपरेट अकाउंट बना देते हैं, जिसको हम बोलते हैं क्लासिफिकेशन। समराइजिंग में क्या करते हैं हम लोग, नेट रिजल्ट फाइंड करते हैं। इतना मेहनत कर भी क्यों रहे, नेट रिजल्ट फाइंड करने के लिए। तो नेट रिजल्ट फाइंड करके यहाँ पे हम लोग दो करना क्या है, रिकॉर्डिंग में हम लोग बनाएंगे जर्नल एंट्रीज, क्लासिफिकेशन में हम लोग बनाएंगे लेजर। ये चैप्टर आने वाला है, जर्नल एक चैप्टर बनेगा, लेजर एक चैप्टर बनेगा। समराइजिंग में आपका ट्रायल बैलेंस वाला लगाया जाएगा, उसके बाद फाइनल अकाउंट आ जाएगा। फाइनल अकाउंट जिसमें आप ट्रेडिंग अकाउंट बनाएंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाएंगे, एंड साथ ही साथ बैलेंस शीट बनाएंगे। क्या बनाएंगे बच्चा? बैलेंस शीट। बात समझ में आया? तो ये सारे चैप्टर आप पढ़ने वाले हैं इन फ्यूचर अकाउंटेंसी में ही, ठीक। और ये जो लास्ट वाली समराइजिंग वाली बात आ रही है, ये साल के आखिरी तक आप पहुंच जाएंगे, इस टॉपिक में आप साल के आखिरी तक पहुंच जाएंगे। तो ये था अकाउंटेंसी, ठीक, अकाउंटिंग, ठीक है। अब देखो यहाँ पे, अब डेफिनेशन में चलो। एज पर अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंटेंट, मैंने इसका डेफिनेशन लिया हुआ है, बहुत सारे डेफिनेशन अकाउंटिंग की गिवन है, तो मुझे ये बहुत सुटेबल लगता है इसलिए मैं ये लिया हूँ। अकाउंटिंग इज द आर्ट, आर्ट है, कला है, किस चीज़ का? रिकॉर्डिंग। रिकॉर्डिंग करने के लिए भी कला की जरूरत है। रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग एंड समराइजिंग, ये तीनों पॉइंट समझ में आ गया ना आपको? कोई दिक्कत? वो भी किस तरीके से? इन सिग्निफिकेंट मैनर, एक सिग्निफिकेंट तरीके से, एक सीरीज से। पहले जनरल, पहले रिकॉर्डिंग करेंगे, फिर क्लासिफिकेशन करके फिर समराइजिंग करेंगे। पहले सही से रिकॉर्ड करेंगे, फिर सही से क्लासिफाई करेंगे, फिर हम समराइजिंग करेंगे एक मैनर में, ठीक है। और उसको लिखेंगे कैसे? इन टर्म्स ऑफ मनी, मनी के टर्म पे लिखा जाएगा। किसको? ट्रांजेक्शन को या इवेंट को। ट्रांजेक्शन या इवेंट को मनी के टर्म। इवेंट मतलब हैपनिंग, हैपनिंग मतलब जैसे मैंने सामान खरीदा, मशीन खरीदा, तो मशीन खरीदने को तो हुआ क्या, मशीन आया, कैश गया, ये हैपनिंग है, तो ये इवेंट है। विच आर इन ए पार्ट एटलीस्ट ऑफ फाइनेंशियल कैरेक्टर, जो फाइनेंशियल कैरेक्टर होना चाहिए, जिसका कैरेक्टर क्या होना चाहिए? फाइनेंशियल कैरेक्टर। एंड एट द एंड वो रिजल्ट को इंटरप्रेट करे और कम्युनिकेट करे, रिजल्ट बताए कि रिजल्ट हुआ कितना,
बात समझ में आया? अकाउंटिंग इज एन आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग इन ए सिग्निफिकेंट मैनर एंड इन टर्म्स ऑफ मनी। मनी के टर्म्स में लिखा जाएगा, किसको? ट्रांजैक्शन को या इवेंट को, जो एटलीस्ट फाइनेंशियल कैरेक्टर का होना चाहिए, और एट द एंड वो एक रिजल्ट इंटरप्रेट करने जा रहा है। क्या करने जा रहा है? रिजल्ट देने जा रहा है कि देखो ये मेरा इतना रिजल्ट हुआ। बात समझ में आया बच्चा? अकाउंटिंग का डेफिनेशन आई थिंक आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। चलिए अब नेक्स्ट चीज में, फीचर्स ऑफ अकाउंटिंग। देखो मैंने कहीं नोट्स नहीं लिखा, बस पॉइंट बताया, पॉइंट ही समझना आसान शब्दों में, ठीक। पहला बोला है अकाउंटिंग इज एन आर्ट, पहले आर्ट से कंपेयर किया, फिर बोला अकाउंटिंग इज एन साइंस, साइंस से भी कंपेयर किया। क्यों आर्ट से? इसलिए कंपेयर किया जा रहा है जैसे अगर सिंगर है तो उसको एक कला की जरूरत है। सिंगर गाना गाने से पहले, सीखने से पहले, सबसे पहले वो राग से सीखता है, राग सा रे गा मा पा सीखता है। तो अकाउंटेंट जो होता है ना, तो उसको भी अकाउंटिंग करने के पहले उसको अकाउंटेंसी सीखना पड़ता है। वो सीखता है क्या? सीखता है कि करना कैसे, इस साइड क्या लिखना है, इस साइड क्या लिखना है अकाउंट के। वो ये कौन सिखा रहा है उसको? कहीं एक प्रिस्क्राइब बॉडी ऑफ नॉलेज है जो उसको बता रहा है। तो वैसे ही कला सीखने के लिए भी आपके पास एक प्रिस्क्राइब बॉडी ऑफ नॉलेज है, जिसको थियोरेटिकल नॉलेज है, जो पढ़ के आप जान जाएगा कि राग ये है, सारे का वहाँ पर। तो वैसे अकाउंटिंग हम लोग जब पढ़ेंगे तो आप सीख जाएगा कि डेबिट साइड में क्या लिखा जाए, क्रेडिट साइड में क्या लिखा जाए, किस अकाउंट में खर्चा इधर लिखा जाए, पैसा आ रहा है तो किधर लिखा जाए। ये सारा चीज़ हम लोग इन फ्यूचर सीखने वाले हैं, आप ही सीखने वाले हैं, ठीक है। तो ये आर्ट है, कला। अभी अपना डेफिनेशन में पढ़ा था कि अकाउंटिंग इज एन आर्ट, पढ़ा था अकाउंटिंग इज एन आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, रिकॉर्डिंग करने के लिए भी कला की जरूरत है, ठीक। एज वेल एज साइंस। अब साइंस क्यों है? साइंस आप मतलब क्या, जो एक साइंटिफिक प्रिंसिपल्स आपको गिवन है, ग्रेविटेशनल फोर्स, सेव गिरा नीचे, आइजैक न्यूटन ने देखा एप्पल नीचे गिरा, कहीं गिरा, बार बार उसने ऑब्जर्व किया, तो वो प्रिंसिपल चला रहा है, ग्रेविटेशनल फोर्स हम लोग पढ़े जा रहे हैं, और उसी फोर्स के अकॉर्डिंग, उसी लॉ के अकॉर्डिंग हम लोग हमेशा काम करते हैं। ओम्स लॉ, जितने भी प्रिंसिपल है पहले से गिवन है कि ये करोगे तो ये होगा, ये करोगे तो वो होगा। तो अकाउंटिंग में भी ऐसे ही प्रिस्क्राइब रूल्स, रेगुलेशन, प्रिंसिपल्स गिवन है, जिसके अकॉर्डिंग आपको अकाउंटिंग करना है। अकाउंटिंग आप अपने हिसाब से नहीं करेंगे, मुझे मजा आ रहा है तो मैं इस साइड लिखूंगा, मुझे मन करा तो मैं इस साइड लिखूंगा ना। जो अकाउंटिंग प्रिंसिपल बोलेगा कि इधर लिखो तो इधर, जो इधर लिखो तो उधर, तो उसके हिसाब से ही आप करेंगे। तो यानी साइंस के अकॉर्डिंग आपको अकाउंट्स को भी लेके चलना है। अकाउंटिंग इसलिए साइंस है ताकि, क्योंकि साइंस में बता दिया कि ऐसे करो, तो हम अकाउंटिंग में भी बताया गया कि ऐसे ही करो, हम लोग ऐसे ही करेंगे। बात समझ में आया? अब सेकंड चीज, ये तो आपको पता चली गया। सेकंड चीज तो आपको पता है, रिकॉर्डिंग ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन ओनली, बस फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन को ही लिखा जाएगा। वो ट्रांजेक्शन जिसमें पैसे का इन्वॉल्वमेंट है उसी को लिखा जाएगा। अगर मान लो तुम्हारा जो लेबर्स है वो स्ट्राइक में चले गए, हड़ताल में बैठ गए, तो कोई रिकॉर्डिंग नहीं होगा, क्योंकि उसमें पैसे का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है। तुम्हारा बहुत अच्छा एक मैनेजर था जो रिजाइन कर दिया, छोड़ दिया, बिल्कुल भी नहीं होगा, उसको रिकॉर्ड नहीं करेंगे। तुम्हारा एक एम्प्लॉई बहुत अच्छा, रोज आता है, तुम्हारा सर दबाता है, पाँव दबाता है, हाथ दबाता है, चाय पिलाता है, अपने हाथ से चाय पिलाता है, बहुत अच्छा स्टाफ है, फिर भी हम इसको अकाउंट्स में नहीं लिख सकते हैं। बात समझ में आया? अकाउंट्स में वही चीज लिख सकते हैं जिसका इन्वॉल्वमेंट पैसा, जहां पैसा है अकाउंटेंसी वही है। बिना पैसा के हम लोग अकाउंटेंसी वाले बात ही नहीं करते। बात समझ में आया? तो बिना पैसे के आजकल के बाद, आज के बाद किसी से बात करना ना, सोच लेना कि वो टाइम, वेस्टेज ऑफ टाइम है। क्या बच्चा? वेस्टेज ऑफ टाइम। क्योंकि अकाउंट्स में साफ साफ बोल दिया गया पैसा है, अकाउंट्स है, मतलब पैसा होगा तो लिखा जाएगा, पैसा नहीं होगा तो लिखा नहीं जाएगा। तो आप भी ये फीचर्स को ना अपने पर्सनल लाइफ में यूज कर लो, अपने पर्सनल लाइफ में इस फीचर्स को, अकाउंटिंग का भले फीचर्स है लेकिन फीचर्स को अपने पर्सनल लाइफ में, कि भैया मेरा काम हो रहा है, पैसा आ रहा है, ठीक है, मैं फ्री में क्यों करूंगा, ठीक। पर्सनल लाइफ में भी इसको अप्लाई करने का सोचना, ठीक है, अप्लाई कीजिए पर्सनल लाइफ में इसको। और जब अकाउंट्स में लिखेंगे ना तो उसको मनी के टर्म्स में लिखेंगे। 10 चेयर आपने खरीदा, 10 चेयर आपने कितने में खरीदा वो लिखेंगे, 2000 रुपये में खरीदा तो 2000 लिखेंगे। बात समझा? मनी के टर्म्स में लिखोगे तभी ना पता चलेगा कितना रुपया गया, कितना रुपया आया, कितना प्रॉफिट हुआ, कितना लॉस हुआ, तभी तो निकल पाएगा। क्वांटिटी लिखा जाएगा तो कहाँ से पता चल जाएगा? 20 चेयर आया, इतना खर्चा हुआ। भाई पैसा चाहिए, प्रॉफिट और लॉस निकालने के लिए पैसे चाहिए। तो यानी जब भी लिखा जाएगा तो किसके टर्म्स में? मनी के टर्म्स में। फोर्थ पॉइंट है क्लासिफाइंग। क्लासिफाइंग समझ में आ गया ना बच्चा? क्लासिफाइंग का मतलब सबका एक सेपरेट अकाउंट बनेगा, सबका सेपरेट वन प्लेस में, एक जगह पे सेम नेचर वाला, वन नेचर वाला चीज वन प्लेस पे रख दिया जाएगा, ठीक है। समराइजिंग का पता ही आपको कि नेट रिजल्ट फाइंड करना है। क्या फाइंड करना बच्चा? नेट रिजल्ट फाइंड करना है, फाइनेंशियल पोजीशन फाइंड करना है,
ठीक। फाइनेंशियल पोजीशन का मतलब आप लोगों को बता चुका था, आपकी औकात, बैकबोन कितनी मजबूत है, ठीक। एक महीने तक मान लो आप कमा नहीं रहे तो क्या एक महीने तक खुराकी चल पाएगा बिना कमाए? तो ये सब फाइनेंशियल पोजीशन। लॉकडाउन में हुआ था ना, लॉकडाउन में क्या हुआ था? लॉकडाउन में देखो, लॉकडाउन लग गया, पापा लोग की इनकम खत्म हो गई थी आप लोग की, लेकिन हुआ क्या? कुछ नहीं। रोज वो कुछ सामान ला रहे थे, आप लोग खा रहे थे, रोज समोसा बन रहा था, रोज पकौड़ा बन रहा था, कुछ नए नए आइटम आप लोग घर पे बन रहा था, आप लोग खा रहे थे, इंजॉय कर रहे थे। मैक्सिमम फैमिली इंजॉय की है लॉकडाउन, नो में हकीकत है, मैक्सिमम फैमिली ने एंजॉय किया। एक फैमिली टाइम, एक क्वालिटी टाइम स्पेंड किया अपने साथ। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? लेकिन वही बहुत सारे फैमिली थे जो सड़क पे पैदल चल रहे थे, उनके पास पैसा नहीं था, उनके पास सेविंग नहीं था, यानी उनका जो फाइनेंशियल पोजीशन वो ठीक नहीं था। बात समझा? फाइनेंशियल पोजीशन मतलब खुद को मजबूत करना, कितना पैसा हमने अपने बैकएंड में रख रखा है कि मुझे जरूरत पड़ा तो उस पैसे से मैं इस्तेमाल कर सकूं। बहुत लोग होते हैं मरीज हो जाता है, हॉस्पिटल चले जाते, पैसा ही नहीं है, बाकी लोग से उधारी मांगते हैं, भैया पैसा दे दीजिए, पैसा दे दीजिए। जब कमाए तो किए क्या? तुम रखे नहीं अपने लिए पैसा। तो ये है फाइनेंशियल पोजीशन। फाइनेंशियल पोजीशन बहुत मजबूत करने की जरूरत होती है, एक इंडिविजुअल को भी, एक बिजनेसमैन को भी, हर एक जगह फाइनेंशियल पोजीशन की जरूरत है, आपको भी। बात समझा? इंटरप्रिटेशन ऑफ द रिजल्ट, रिजल्ट का इंटरप्रेट करना। इंटरप्रेट करने का मतलब, रिजल्ट इंटरप्रेट करने का मतलब, बनाए किस लिए रिजल्ट? ये इतना प्रॉफिट एंड लॉस फाइनेंशियल पोजीशन क्यों बनाए? बताने के लिए। प्रॉफिट वो पूरा घूम कर ढोल पीट के बताएंगे कि भैया मैं इतना कमाया हूं, बाकी लोग जल जाए, मर जाए, ठीक है, इसीलिए सबको दिखाने के लिए कि भैया मैंने इतना कमाया, आप क्या किए। नहीं, ऐसा नहीं है। अकाउंटिंग में इंटरप्रेटिंग ऑफ द रिजल्ट का मतलब यह है कि आपके बिजनेस में बहुत लोग पैसा लगाएंगे ना, जैसे इन्वेस्टर पैसा लगाना चाहेगा, तो इन्वेस्टर पैसा लगाना चाहेगा तो आपका अकाउंट चेक करेगा कि भैया आप कमाए हैं कि नहीं। अकाउंट देख के तो इन्वेस्ट करेगा। जो आपको उधारी देने जा रहा है, सप्लायर वगैरह, क्रेडिटर्स वगैरह, तो वो भी तो देखेंगे भैया, जहां पैसा लगाने जा रहा है, जहां सामान देने जा रहा है उधारी, उसका रिजल्ट सही है, काम अच्छे से कर रहा है, तो हम संतुष्ट होकर दे देंगे। बैंक लोन देना जाएगा तो बैंक लोन देगा तो उसके पहले उसका रिजल्ट चेक करेगा, चलो हाँ ठीक है, इतना प्रॉफिट कमा रहा है तो इतना मुझे वो दे सकता है। आप लोन लेने जाओ तो बैंक आपसे सबसे ये पूछता है कि कमाई कितनी है आपकी, आप सैलरीड है तो कितना सैलरी है, बिजनेसमैन है तो अपना अकाउंट शो कीजिए, ITR फाइल शो कीजिए, तो मैं पता चल जाएगा, उसके हिसाब से वो लोन देते हैं। कम्युनिकेटिंग, वैसे ना अकाउंटिंग को ना बिजनेस का लैंग्वेज कहा गया है। किसका लैंग्वेज? बिजनेस का। अगर अंबानी जी अपना शेयर बेच रहे हैं, अंबानी जी अपना शेयर बेच रहे हैं और मुझे वो शेयर खरीदने का मन है, तो क्या मैं अंबानी जी को फोन करूंगा, अंबानी जी बताइए अपने शेयर का प्राइस कितना, मुझे बताइए, मुझे खरीदना? क्या वो मेरा फोन रिसीव करेंगे? पहली बात तो फोन ही नंबर नहीं मिलेगा, बात तो दूर की छोड़ो। क्या वो मेरे घर पे आएंगे कि बेटा ये देख लो इतने का शेयर से खरीदना खरीद लो? आएंगे? नहीं आएंगे। बस वो क्या करेंगे, जो रिजल्ट निकला, जो बैलेंस शीट बना, जो पूरा का पूरा स्टेटमेंट बनता है अकाउंट्स का, उसको पब्लिश कर देंगे इंटरनेट में। और मुझे उनका अगर चेक करना हो फाइनेंशियल पोजीशन, बैलेंस शीट, तो मैं इंटरनेट में सब कुछ अवेलेबल, सारे कंपनीज के फाइल अवेलेबल है, देख लो। तो कहीं ना कहीं वो कम्युनिकेशन प्रोसेस है, आपको ऑनलाइन प्रोवाइड कर दिया गया, आपको देखना है देख लो, आप समझ लो उस कंपनी में कितना पैसा है, कितने पहले से शेयर होल्डर है, ठीक है, कितना एसेट्स है, कितना लायबिलिटी, ये सब आपको पहले से, ये है कम्युनिकेटिंग। इसलिए कहा गया है कि अकाउंट्स जो है, अकाउंटिंग जो है वो एक बिजनेस का लैंग्वेज है। बात समझ में आया? अंबानी जी आके आपको नहीं बताएगा, अकाउंट्स आपको बताएगा, आपके अकाउंटिंग आके आपको बताएगा कि देखो भैया इतने फायदे में, इतने नुकसान में हम चल रहे हैं, आपको पैसा लगाना तो लगाओ, नहीं लगाना तो अपने घर जाओ। तो ये था फीचर्स ऑफ अकाउंटिंग। आई होप आप लोग को ये समझ में आ गया होगा। समझ में आ गया? अब सेकंड चीज, अब देखो यहां से करना, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ अकाउंटिंग। ऑब्जेक्टिव क्या है, इसका गोल क्या है अकाउंटिंग का? पहला गोल है, पहला ऑब्जेक्टिव है कि रिकॉर्ड को सिस्टमेटिकली रखना। किसका? बिजनेस ट्रांजैक्शन का सारा रिकॉर्ड रखना, क्योंकि एक भी रिकॉर्ड हेरा फेरी मतलब हिसाब गड़बड़। प्रॉफिट और लॉस कैलकुलेट करना, अगर नेट प्रॉफिट आया है, नेट लॉस आया है, नेट प्रॉफिट आया तो कोई रीजन फाइंड नहीं करता, लेकिन नेट लॉस आ गया ना, ये लॉस आ गया ना, तो पक्का पीछे भागेंगे, अरे भाई क्या हुआ था, क्या कारण था कि नेट लॉस आ गया। बात समझ में आया? तो ऑब्जेक्टिव ये है कि रीजन फाइंड करना। अगर नेट लॉस, नेट प्रॉफिट या नेट प्रॉफिट और नेट लॉस दिया, लेकिन मुझे ये लगता है कि प्रॉफिट आया तो रीजन मैंने फाइंड करता है, ऐसा नहीं कि फाइंड नहीं करते हैं, छोटे बिजनेसमैन लोग नहीं फाइंड नहीं कर रहे, लेकिन बड़े बिजनेस फाइंड करते हैं कि इतना बूम प्रॉफिट कैसे आया, क्या कारण था, ये जो रीजन है मैं फिर से अगले साल फिर से इसको अप्लाई करूंगा। टू एसर्टेन द प्रोग्रेस ऑफ बिजनेस फ्रॉम ईयर टू ईयर, यानी 2011 में मैंने 2 लाख का प्रॉफिट जनरेट किया था, 2012 में मैं 3 लाख का जनरेट किया, तो कम से कम मैं क्या कर सकता हूँ, कंपेयर कर सकता हूँ ना
कि मैं 1 लाख से ग्रो कर रहा हूँ, क्या करना होता है इसको, प्रोग्रेस को चेक करना, टू प्रिवेंट एंड डिटेक्ट, ठीक है, प्रिवेंट एरर, डिटेक्ट फ्रॉड, ठीक। यानी कोई गलती होता है ना अकाउंट्स करते समय तो आपको खुद ही पता चल जाएगा, जब आप न्यूमेरिकल करेंगे ना आपको पता चल जाएगा, बैलेंस शीट मैच ही नहीं करेगा, छोटू सा गलती बैलेंस शीट गायब, मैच ही नहीं करेगा, मैच नहीं करेगा मतलब आप समझ जाएगा भैया कहीं गड़बड़ हो गया हमसे, ठीक है। और कोई फ्रॉड करने की कोशिश करेगा कोई अकाउंटेंट, तब भी आप पकड़ लेंगे ये फ्रॉड हुआ है, पैसा घपला हुआ है, मैक्सिमम चांसेस है पकड़ने की। और एट लास्ट द प्रोवाइड इंफॉर्मेशन टू वेरियस पार्टीज को इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करने की बात होती है। वेरियस पार्टीज कौन कौन है इसके बारे में बात होगी। वेरियस पार्टीज में जैसे आपका आ जाता है इंटरनल यूजर्स, एक्सटर्नल यूजर्स, ठीक है। तो वेरियस पार्टीज में देखो यही है, किसको किसको जरूरत है, इंटरनल यूजर्स को और एक्सटर्नल यूजर्स को। इंटरनल यानी बिजनेस के अंदर के लोग, एक्सटर्नल यानी बिजनेस के बाहर के लोग। ऑनर मालिक को जरूरत है, बिल्कुल पैसा लगाया तो पता चलना चाहिए कितना पैसा में कमाई हुआ। मैनेजमेंट को भी जरूरत है क्योंकि मैनेजमेंट को आगे कारोबार संभालना है, फ्यूचरिस्टिक जो फ्यूचर्स के ग्रोथ है, डेवलपमेंट है, उसके बारे में सोचना है। तो बिल्कुल सोचने से पहले वो अपना अकाउंट चेक करेगा। आपके घर में पापा को अगर गाड़ी खरीदना हो, रात को सोचा नहीं आज गाड़ी खरीदना, सुबह उठ कर गाड़ी खरीदने चले गए, ऐसा पॉसिबल है? बिल्कुल नहीं। वो सबसे पहले अपना बैंक बैलेंस चेक करेंगे, अपना पूरा सेविंग चेक करेंगे कि भैया मेरी औकात भी है कि नहीं गाड़ी खरीदने की। अगर आधा ही पैसा तो मैं लोन लेके खरीद लूँ तो होता है ये सब चीज़, ठीक है। मैनेजमेंट को डिसीजन लेने में जरूरत पड़ता है फाइनेंशियल अकाउंटिंग की। एक्सटर्नल यूजर्स बाहर के कौन कौन लोग हैं? सरकार को तो टैक्स चाहिए ना, तो वो तो इंटरेस्टेड रहेगा। इन्वेस्टर जो पैसा लगाएगा वो भी इंटरेस्टेड रहेगा। फिर आता है आपका क्रेडिटर्स। कौन बच्चा? क्रेडिटर कौन होता है बच्चा? जो उधारी देता है। तो उधारी देने से पहले वो देखेगा ना कि आप पैसा चुकाने लायक है भी कि नहीं। बैंक पैसा देने से पहले बैंक देख लेता है कि आपके पास उतनी औकात है कि नहीं कि आप पैसा चुका पाए, ठीक है। क्लियर है? तो बच्चों अब हम लोग बात करते हैं बुक कीपिंग और अकाउंटिंग की। सर अब ये टॉपिक क्या है, बुक कीपिंग अकाउंटिंग? अभी तक अकाउंटिंग पढ़ रहे थे, अकाउंटेंसी पढ़ रहे थे, बुक कीपिंग कहाँ से आ गया? देखो हम लोग बात किए थे रिकॉर्डिंग की और क्लासीफाइंग की। नहीं सर समराइजिंग की बात की थी। हाँ चलो भाई समराइजिंग की बात किए थे हम लोग, ठीक है। समराइजिंग की बात की थी, ये 3 की बात हुई थी। तो ये बताओ रिकॉर्डिंग और क्लासीफाइंग जो है ना, ये रूटीन काम है, ये रोज का काम है। इसको करने के लिए कलर की जरूरत है, छोटा मोटा आदमी। लेकिन समराइजिंग जो है ना वो साल के आखिरी में किया जाता है। जो कौन करेगा? अकाउंटेंट करेगा, क्योंकि एट द एंड ऑफ द ईयर किया जाएगा। इसके लिए बहुत ज़्यादा स्किल नॉलेज की जरूरत नहीं है। आप 11-12 पढ़ा हुआ बच्चा भी ना बुक कीपिंग और क्लासीफाइंग कर सकता है। लेकिन समराइजिंग करने के लिए कुछ स्पेशल स्किल, एनालिटिकल नॉलेज की जरूरत है समराइजिंग करने के लिए। ये जो काम है रिकॉर्डिंग, क्लासीफाइंग, समराइजिंग, रिकॉर्डिंग, क्लासीफाइंग, सबसे पहले स्टार्ट होता है कहाँ से? आइडेंटिफाइंग से। आइडेंटिफाई करो, फिर मेजर करो, है कि नहीं? पहले आइडेंटिफाई करते हैं, फिर क्या करते हैं हम लोग? मेजर करते हैं, उसको फिर रिकॉर्ड करते हैं, है कि नहीं? बात समझ में आ? लेकिन समराइजिंग में क्या है? इनका मेन काम है नेट रिजल्ट फाइंड करना। क्या करना? नेट रिजल्ट फाइंड करना। यानी पहला ये है तुम्हारा प्राइमरी, ये है प्राइमरी स्टेज, और ये वाला है तुम्हारा सेकेंडरी स्टेज। कौन सा स्टेज बच्चा? सेकेंडरी स्टेज। मैं नोट्स में ना सीधे सीधे बता देता ये है, ये वो है, खत्म कहानी हो जाता, 2 मिनट लगता खत्म कर देता। लेकिन मैं इतने मेहनत से पढ़ा रहा हूँ ना, तो आपके लिए पढ़ा रहा हूँ, अपने लिए पढ़ा रहा हूँ, प्लीज़ ध्यान से देखिएगा। प्राइमरी स्टेज मतलब पहले ये होगा बाद में होगा। इसके पहले ये बिना इसके तो वो हो ही नहीं सकता, बिना इसके वो हो ही नहीं सकता। यहाँ जो नॉलेज की जरूरत है ना, नॉलेज यहाँ पे चाहिए लिमिटेड, लेकिन यहाँ नॉलेज चाहिए ज़्यादा। बात समझ में आया? तो ये रिकॉर्डिंग और क्लासीफाइंग वाला जो काम है ना, इसको हम बोलते हैं बुक कीपिंग। क्या बोलते हैं बच्चा? बुक कीपिंग। और ये जो समराइजिंग वाला काम है ना, इसको हम बोलते हैं अकाउंटिंग। बात समझ में आ गया? तो चलते हैं पॉइंट में, ठीक है। बुक कीपिंग का ये डिफरेंस है, स्कोप। बुक कीपिंग इज मेनली रिलेटेड टू द प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाइंग। बताया था आपको क्या करता है? ये आइडेंटिफाई करता है, फिर मेजर करता है। क्या करता है बच्चा? मेजर करता है, रिकॉर्ड करता है, क्लासीफाई करता है। किसको? फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन को। अकाउंटिंग की बात की जाए, अकाउंटिंग समराइजिंग करता है, बताया था अभी। समराइजिंग करने के बाद यानी रिजल्ट को इंटरप्रेट करता है और रिजल्ट को कम्युनिकेट करता है उस यूजर्स को जिसको उसकी जरूरत होती है। बात समझ में आया? अब स्टेज, ये प्राइमरी स्टेज है, ये सेकेंडरी स्टेज है। अकाउंटिंग तभी स्टार्ट होगा जब बुक कीपिंग खत्म होगा। बिना बुक कीपिंग खत्म किए अकाउंटिंग स्टार्ट नहीं हो सकता।
अब मैनेजमेंट को डिसीजन अगर लेना हो तो बुक कीपिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से डिसीजन नहीं लिया जा सकता, मैनेजमेंट अकाउंटिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से डिसीजन लेगा, ये वाली पॉइंट। ऑब्जेक्टिव की बात की जाए तो बुक कीपिंग का जो ऑब्जेक्टिव है ना, वो अपने जो रिकॉर्ड है उसको सिस्टमेटिक रखने की बात हो रही है, प्रॉपर रिकॉर्ड रखने की बात हो रही है, सिस्टम टू मेंटेन द सिस्टमेटिक रिकॉर्ड ऑफ द बिजनेस ट्रांजेक्शन, फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन। अकाउंटिंग का ये है ना कि फाइंड द फाइनेंशियल पोजीशन एंड फर्दर कम्युनिकेट विद द रिलेवेंट पार्टी जिसको उसकी जरूरत है। क्लियर है? कौन परफॉर्म करता है? जूनियर स्टाफ परफॉर्म करता है। और यहाँ कौन परफॉर्म करता है? सीनियर स्टाफ। स्किल लेवल तो देखो पहले बताया बुक कीपिंग में ज़्यादा स्किल लेवल की जरूरत नहीं है, क्योंकि रिकॉर्डिंग ही करना, सामान आया है सामान गया है, बस रिकॉर्डिंग करना है। लेकिन अकाउंटिंग में थोड़ा सा दिमाग की जरूरत है, एनालिटिकल स्किल की जरूरत है, रिक्वायर्स स्पेशल स्किल, क्योंकि यहाँ बहुत कुछ करना है, खर्चा कहाँ से लेके आना है, पूरा बुक कीपिंग से जितने चीज़ें उठा के यहाँ लाना है। बुक कीपिंग में कहीं ना कहीं ऐसा भी तो हो सकता है कहीं ना कहीं मिस्टेक है, तो अकाउंटिंग वाले पॉइंट पे ना वो गलती को भी सुधारना पड़ेगा। बात समझा? तो ये डिफरेंस था बुक कीपिंग और अकाउंटिंग। बुक कीपिंग कंसिस्ट करता है रिकॉर्डिंग एंड क्लासिफाइंग को, ये आपको इंक्लूड करता है किसको? अकाउंटिंग, समराइजिंग को। बुक कीपिंग खत्म होगा तभी अकाउंटिंग स्टार्ट होगा, बिना बुक कीपिंग अकाउंटिंग नहीं हो सकता। तो प्राइमरी स्टेज है, ये सेकेंडरी स्टेज है। बात समझ में आ गया कि नहीं? इसको करने के लिए जूनियर स्टाफ की जरूरत है, लेकिन इसको करने के लिए सीनियर स्टाफ की जरूरत है। अब अगला अकाउंटिंग और अकाउंटेंसी, अकाउंटिंग एंड अकाउंटेंसी। बताया था अकाउंटिंग और अकाउंटेंसी अलग है। अब अकाउंटिंग का मतलब होता है ना प्रैक्टिकल नॉलेज, जो हम हिसाब किताब करेंगे उसको लिखना, हिसाब किताब निकालना, ये है प्रैक्टिकल नॉलेज। अकाउंटिंग में हम रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग करेंगे, रिजल्ट फाइंड आउट करेंगे, रिजल्ट इंटरप्रेट करेंगे। अकाउंटेंसी क्या है? अकाउंटेंसी ये बताता है कि अकाउंटिंग को करना कैसे है। अकाउंटिंग में आपने लिखा ना कि खर्चा है 2000 रुपया, अकाउंटेंसी बताएगा कि खर्चा को आप डेबिट साइड लिखेंगे, इस साइड लिखेंगे कि इस साइड लिखेंगे। ये कौन बताएगा? अकाउंटेंसी। जो रूल्स है, रेगुलेशन है, जो प्रिंसिपल्स है, कैसे करना है, ऑब्जेक्टिव क्या है, सब अकाउंटेंसी बताएगा। अकाउंटेंसी हमको सिखाएगा तभी जाके हम अकाउंटिंग करेंगे, इसलिए बुक का नाम है आपका अकाउंटेंसी, और करना हमको है अकाउंटिंग। तो अकाउंटिंग करने के लिए पढ़ना पड़ेगा अकाउंटेंसी। बात समझ में आया? और अकाउंटिंग क्या है? नैरो स्कोप है, छोटा चीज है, लेकिन अकाउंटेंसी वाइडर स्कोप है, क्योंकि अकाउंटेंसी ही बताता है बुक कीपिंग कैसे करना है, अकाउंटिंग कैसे करना है। अकाउंटिंग क्या है? अकाउंटिंग तो बस हमको अकाउंटिंग करना है, ठीक। डिपेंडेबिलिटी, कौन किस पे डिपेंड है? अकाउंटेबिलिटी बुक कीपिंग भी डिपेंड है। अकाउंटिंग बुक कीपिंग डिपेंड है, लेकिन अकाउंटेंसी दोनों पे डिपेंड है, ठीक है। कंसर्न विद, इसमें प्रैक्टिकल पार्ट है, यानी सीधे हिसाब किताब, आया खर्चा आया लिखो, पैसा गया लिखो, पैसा आया लिखो, मशीन आया लिखो। बात समझ आ रहा है? प्रैक्टिकल हिसाब किताब करना है, लेकिन इसमें थियोरटिकल एज वेल एज प्रैक्टिकल। हम लोग थ्योरी पढ़ रहे हैं ना, अकाउंटेंसी पढ़ रहे हैं ना, ये थ्योरी क्यों पढ़ रहे हैं? ताकि हम प्रैक्टिकल कर सके। जब हम प्रैक्टिकल करेंगे तो वो अकाउंटिंग है, लेकिन यहाँ पे हम लोग थ्योरी और प्रैक्टिकल पार्ट सिखाया जाएगा पहले, तो वो अकाउंटेंसी में ही सिखाया जा रहा है कि बच्चा करना कैसे है आपको। अब एक चीज सिखाया ना सबको कि पहले फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन को ही रिकॉर्ड करना है, अकाउंटेंसी ने बताया है कि फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन को ही रिकॉर्ड करना है, तो अकाउंटिंग में आप बस फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन को ही रिकॉर्ड करेंगे। रिकॉर्ड किस तरह में करेंगे? मनी के टर्म्स में, अकाउंटेंसी ने बताया, ठीक। तो अकाउंटिंग के डेफिनेशन में लिखा हुआ है आपको साफ साफ कि हम मनी के टर्म्स में ही रिकॉर्ड करेंगे। बात समझ में आया? बेस्ड ऑन अकाउंटिंग इज अ कंसेप्ट दैट इज टोटली बेस्ड ऑन नॉलेज ऑफ अकाउंटेंसी। अकाउंटेंसी के नॉलेज के बेस पे ही हम अकाउंटिंग करने वाले, लेकिन अकाउंटेंसी पूरा फील्ड ऑफ नॉलेज है जो ये बताता है कि अकाउंटिंग को जाना कैसे है, ठीक है। फंक्शन, अकाउंटिंग क्या करता है? इज यूज टू अंडरस्टैंड द नेट रीजन, नेट रीजन फाइंड करता है, फाइनेंशियल पोजीशन फाइंड करता है बिजनेस का। लेकिन अकाउंटेंसी इन्वॉल्व्स डिसीजन मेकिंग विच रिलाइज ऑन द नॉलेज गॉट फ्रॉम द अकाउंटिंग। अकाउंटिंग से जो भी चीज आया उससे हम डिसीजन ले सकते हैं। बात समझ में आया? तो ये डिफरेंस था अकाउंटिंग और अकाउंटेंसी का। सिंपल शब्द में समझा दूं, अकाउंटिंग जो आप करेंगे, जो अकाउंट आप बनाएंगे, वो बनाने का जो तरीका है वो अकाउंटेंसी आपको बताएगा कि बच्चा इस तरह बनाना है, इसको यहाँ लिखो, इसको यहाँ लिखो। अब लोग यहाँ जो मैं बता रहा हूँ तब से, ये एक अकाउंट है, मैं बाद में सिखाऊंगा, बाद में जब प्रैक्टिकल पार्ट आएगा तब पता चलेगा क्यों हम लोग यहाँ लिख रहे हैं, क्यों यहाँ लिख रहे हैं, ये अकाउंटेंसी हमको बताएगा और करेंगे हम उस टाइम अकाउंटिंग। बात समझ में आ गया? ये टॉपिक क्लियर है। अब देखो टाइप्स ऑफ अकाउंटिंग, देखो मेजरली 5 टाइप्स ऑफ अकाउंटिंग होता है। फिलहाल क्लास 11th एंड 12th में आप लोग फाइनेंशियल अकाउंटिंग ही पढ़ने वाले हैं। क्लास 11th एंड 12th में ये पढ़ेंगे, बाकी ये सारा चीज आप अपने कॉलेज लाइफ में पढ़ेंगे, ठीक है। फिलहाल कॉलेज में आप लोग पढ़ने वाले हैं, बीकॉम फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर में। फर्स्ट ईयर में तो नहीं, लेकिन सेकंड थर्ड ईयर में आप लोग पढ़ेंगे, सेकंड सेमेस्टर से स्टार्ट हो जाएगा ये सारी चीज। अब फाइनेंशियल अकाउंटिंग होता क्या है? हम लोग जो पढ़ने जा रहे हैं ये फाइनेंशियल अकाउंटिंग है।
फाइनेंशियल अकाउंटिंग में हम लोग रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग वाला पूरा का पूरा पार्ट करते हैं, जहां हम लोग नेट रीजन निकालते हैं, फाइनेंशियल पोजीशन निकालते हैं, ठीक है, नेट रीजन निकालते हैं, फाइनेंशियल पोजीशन निकालते हैं, और फाइनेंशियल पोजीशन निकालने के हम लोग कम्युनिकेट करते हैं, सबको बताते हैं कि भैया हम इतने फायदे में, आओ मेरे कंपनी में पैसा लगाओ, ये चीज़ बात समझ में आया। अब बात करते हैं कॉस्ट अकाउंटिंग की। कॉस्ट का मतलब होता है खर्चा, कॉस्ट का मतलब प्राइस नहीं होता, कॉस्ट का मतलब होता है खर्चा। सपोज डेट ये पेन 10 रुपये में मैं आपको बेच रहा हूँ, तो वो प्राइस है। इस पेन को बनाने में मुझे लगा 5 रुपया, ये है कॉस्ट। वो सेलिंग प्राइस है 10, ये 5 रुपया जो है वो है कॉस्ट, खर्चा, बनाने में जितना खर्चा। फिलहाल ये 5 रुपये का पेन है, मैं एग्जाम्पल में 10 रुपये ले रहा हूँ। तो कॉस्ट अकाउंटिंग में हमको निकालना पड़ता है कॉस्ट पर यूनिट। पहले तो निकलता है टोटल कॉस्ट, फिर निकालना पड़ता है कॉस्ट पर यूनिट। टोटल कॉस्ट क्या होता है, मैंने अगर 100 पेन बनाया, एक पेन में खर्चा कितना आ रहा है, 100 पेन अगर मैंने बनाया, एक पेन में खर्चा आ रहा है 5 रुपया, तो 100 पेन बनाने में कितना खर्चा आ रहा है, 500 रुपया। तो एक पेन में कितना खर्चा आ रहा है, एक पेन में खर्चा आ रहा है सर तुम्हारा 5 रुपया। एक पेन में खर्चा कितना आ रहा है, 5 रुपये, यानी हम समझ गए कि ये 5 रुपये का खर्चा लग गया। अब खर्चा पता चल गया, तो उसके उस प्राइस के बियॉन्ड ही हम इसको बेचने वाले हैं, क्योंकि हमको पता है 5 रुपये मेरा खर्चा, रिटेलर का मार्जिन, होलसेलर का मार्जिन, डिस्ट्रीब्यूटर का मार्जिन, सब कुछ रखने के बाद, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट वगैरह सब कुछ रखने के बाद हम इसमें मैक्सिमम रिटेल प्राइस को जोड़ने वाले हैं। तो बात समझ में आया। कॉस्ट अकाउंटिंग में हम कॉस्ट निकालते हैं, खर्चा निकालते हैं कि इस प्रोडक्ट को बनाने में कितना खर्चा आया, तो टोटल कॉस्ट निकालते हैं। टोटल कॉस्ट निकालने के बाद हम पर यूनिट कॉस्ट निकालते हैं। पर यूनिट कॉस्ट मतलब कॉस्ट पर यूनिट का, पर यूनिट कॉस्ट का मतलब एक यूनिट में कितना खर्चा लगा। बात समझ में आया। अब मैनेजमेंट अकाउंटिंग, क्या अकाउंटिंग मैनेजमेंट की जरूरत नहीं है? बिल्कुल जरूरत है, अकाउंट मैनेजमेंट को बिल्कुल जरूरत है। अगर मैनेजमेंट को नया ब्रांच खोलना हो, नया दूसरा कंपनी खोलना हो, दूसरे स्टेट में एक नया ब्रांच खोलना हो, तो सबसे पहले वो अपना फाइनेंशियल पोजीशन चेक करेगा, अपना अकाउंट चेक करेगा कि भैया मेरी औकात भी है कि नहीं खोलने के लिए, मेरे पास कितना पैसा है, कितना कैपिटल है, कितना एसेट्स है, ताकि मैं वो खोल सकूं। बात समझ में आया, क्लियर है कि नहीं। टैक्स अकाउंटिंग, टैक्स अकाउंटिंग देखो, ये सरकार को टैक्स पे करने के लिए जीएसटी पे करना है, इनकम टैक्स पे करना है, तो एक अलग टैक्स अकाउंटिंग बनता है जिससे हम अकाउंट्स, जिसमें हम टैक्स पे कितना किया जाए एक साल के अंदर, वो कैलकुलेट किया जाता है, जो गवर्नमेंट को पे करता है एज ए जीएसटी, ठीक, जो इनकम टैक्स हो गया, उसको कैलकुलेट करने के लिए एक अलग अकाउंटिंग बनता है टैक्स अकाउंटिंग। ठीक, कौन कहता है अकाउंट्स में, कॉमर्स में जॉब नहीं है, ये सारी जॉब तो है, ये जॉब ही तो है भाई। फाइनेंशियल अकाउंटिंग सीईओ की जरूरत है, कॉस्ट अकाउंटिंग में कॉस्ट अकाउंटेंट की जरूरत है, सब में तो अलग अलग अकाउंटेंट की जरूरत है। और हर कंपनी में हर ये डिपार्टमेंट बन जाएगा, ये बड़े बड़े कंपनी में अलग अलग डिपार्टमेंट, अलग अलग कितने कितने लोग होंगे उसमें। ठीक है, कौन कहता है कॉमर्स में जॉब नहीं है, बताओ कौन जॉब नहीं है, स्कोप नहीं है कॉमर्स में, किसने कहा स्कोप नहीं है, ये सारे जो स्कोप हैं सब जॉब है। सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंट, सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंट का मतलब यह है कि जिस एरिया में आप अपना बिजनेस को चला रहे हैं, तो ऑब्वियस बात है उस एरिया से आपने रॉ मटेरियल लिया, उसको बना उना के उसी जगह पे आपने बेचा, मतलब कहीं ना कहीं आप उसी सोसाइटी से कमा रहे हैं। तो सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग में ये लिखा जाएगा कि आप जिस एरिया से कमा रहे हैं उस एरिया के टूवर्ड्स, उस इन्वायरमेंट के टूवर्ड्स आपका क्या कंट्रीब्यूशन है। आपने कोई चैरिटी दे दिया, रोड बनवा दिया, बिल्डिंग बनवा दिया उस एरिया के लिए, वीकर सेक्शन के लिए कुछ आपने प्रोग्राम कर दिया, डोनेशन दे दिया, तो इस टाइप के चैरिटेबल टाइप सराउंडिंग्स के लिए, इन्वायरमेंट के लिए आपने कुछ नया काम किया, आपके बिजनेस ने वहीं से कमाया, तो वहाँ के लिए कुछ करना पड़ेगा, तो उसको हम बोलते हैं सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग। ऐसे कोई भी चीज़ हम उसको कहाँ लिखते हैं, सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग। क्लियर है बच्चों, आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा। 5 टाइप के अकाउंट है, कौन से फाइनेंशियल, कॉस्ट, मैनेजमेंट, टैक्स, सोशल। एक एक वर्ड में फिर से रिपीट कर रहा हूं, फाइनेंशियल अकाउंटिंग नेट रिजल्ट फाइंड करना, कॉस्ट अकाउंटिंग खर्चा निकालना, मैनेजमेंट अकाउंटिंग डिसीजन लेने के लिए, प्लान करने के लिए अकाउंट चेक करना, टैक्स अकाउंटिंग टैक्स पे करने के लिए अकाउंटिंग देखना, सोशल रिस्पांसिबिलिटी अकाउंटिंग वो शो करेगा कि कितना आपने सोसाइटी के टुवर्ड्स कंट्रीब्यूशन किया है, कितना उनको दिया है, चैरिटी, दान, जो भी चीज। ठीक है, ठंड में कंबल उम्बल बांटा है, बाकी ये तो आपने पढ़ लिया, इंटरनल यूजर्स, एक्सटर्नल यूजर्स, ये तो आपने पढ़ लिया है, पहले पढ़ा चुका हूं आप लोग को। अब बात करते हैं एडवांटेज। पढ़ लियो, इतना तो पढ़ लियो कि आपको पता चल गया होगा कि अकाउंटिंग का हेल्प एडवांटेज क्या है। पहली बात, मैनेजमेंट को हेल्प करता है डिसीजन लेने में, प्लान करने में, कंट्रोलिंग करने में। प्लान क्या, यानी क्या हमने अब बिजनेस खोल सकते हैं, डिसीजन लेने में,
भैया मशीन कितने खरीद सकते हैं, 2 लाख का खरीद सकते हैं कि 1 लाख का खरीद सकते हैं, क्योंकि डिपेंड करता है मेरे बजट में ना। क्योंकि आपके पापा गाड़ी खरीदने जाते हैं तो जरूरी नहीं है कि फॉर्च्यूनर ही खरीद के लेके आए, तो वो मारुति सुजुकी डिजायर भी खरीद सकते हैं। मेरे पास डिजायर है तो मैं डिजायर खरीदा, क्यों? क्योंकि मेरी औकात ही थी डिजायर खरीदने की, क्योंकि मेरा बैंक बैलेंस इतना सपोर्ट नहीं करता कि मैं फॉर्च्यूनर खरीद सकूँ। बात समझ में आया? तो ऑब्वियस बात है, मैनेजमेंट को भी अकाउंट्स की जरूरत है। मैनेजमेंट को डिसीजन लेने में हेल्प करता है, प्लानिंग करने में हेल्प करता है, ठीक है। प्रोवाइड कंप्लीट एंड सिस्टमेटिक रिकॉर्ड, पूरा का पूरा कंप्लीट एंड सिस्टमेटिक रिकॉर्ड, सब कुछ है जो चाहिए, लिखा जोखा, कब का, क्या का, कहाँ का, बाप का, दादा का, सबका हिसाब अकाउंटिंग रखेगा तेरा। बात समझ में आया? सबका हिसाब कौन रखने वाला है? अकाउंटिंग। किसका किसका? बाप का, दादा का, पोता का, सबका, ठीक। इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग प्रॉफिट एंड लॉस, प्रॉफिट एंड लॉस का रिगार्डिंग प्रॉफिट हो रहा है, लॉस हो रहा है, ये आपको कौन बताएगा? अकाउंटिंग बताएगा। एनेबल्स कंपैरेटिव स्टडी, ये थोड़ा सा नया दिख रहा है आपको। कंपैरेटिव स्टडी का मतलब कि हम पिछले साल को, इस साल के प्रॉफिट को, मान लो इस साल 2024 में पिछले साल 4 लाख का हमने प्रॉफिट कमा लिया, उसके पिछले साल 2023 को हमने 3 लाख का प्रॉफिट कमाया, तो भैया ये हम कंपेयर कर सकते हैं कि पिछले साल 3 लाख था, इस साल 4 लाख है। मान लो इस साल 2 लाख, यानी कम हो रहा है। हम कंपेयर कर सकते हैं अपने ही बैलेंस शीट को, अपने ही अकाउंट्स को, अपने ही अकाउंट से हम पिछले के पिछले साल से कंपेयर कर सकते हैं। कंपेयर करके ये देख सकते हैं कि हम पिछले के मुताबिक बेहतर हुए हैं कि खराब हुए, डिक्लाइन कर रहे हैं कि आगे बढ़ रहे हैं। बात समझा? टैक्स देने के लिए, टैक्स असेसमेंट के लिए, ठीक। लोन रेज करने के लिए, लोन लेने जाना होगा ना तो बैंक आपको सबसे पहले बोलेगा ऐसा बेटा अकाउंट लेके दिखाओ, अकाउंट आपका हकीकत बता देगा कितनी औकात है आपकी। एविडेंस इन लीगल मैटर, लीगल मैटर में एविडेंस है। आप टैक्स चोरी वोरी कर रहे होंगे ना तो दिखा सकते हैं भैया देखो हम इतना कमाए तो इतना टैक्स पे करेंगे, इससे ज़्यादा कैसे करेंगे। अब लिमिटेशंस, देखो भाई मैं ये नहीं कहूँगा सबका एक ही चेहरा होता है, हर किसी के 2 चेहरे होते हैं, इंसानों के भी 2 चेहरे होते हैं, अच्छा बुरा दोनों। तो किसी भी इंसान को परखना हो तो आप उसको देखना पड़ेगा कि ये इंसान अच्छा है कि इसके इंसान बुरा। तो अकाउंट्स की बात की जाए ना, अकाउंट्स में भी कुछ कमियां हैं। अब अकाउंट्स में क्या कमी, फायदा तो बहुत है लेकिन कुछ कमियां हैं। क्या क्या? इन्फ्लुएंस बाय पर्सनल जजमेंट, पर्सनल जजमेंट क्या है? पर्सनल जजमेंट, पर्सनली हम जो जज कर लिए। मान लो मैंने 1 लाख का मार्केट में उधारी दे रखा है, कितने का? 1 लाख का। 1 लाख का मैंने उधारी दे रखा मार्केट में, कई लोग को दिया हुआ है, ठीक। उसमें एक आदमी है मनोहर, ठीक। मनोहर को मैंने उधारी दिया था 10,000 का। मैं रोज दुकान में बैठ रहा हूँ और दुकान में बैठ के ये देख रहा हूँ कि मनोहर आ रहा है, बाइक से मेरे दुकान के सामने जा रहा है, लेकिन मुंह उधर करके जा रहा है। रोज आ रहा है और मैं दुकान में, मेरे तरफ देखना चाहिए कि राम राम करना चाहिए, तो मुंह उधर करके जा रहा है। मैं समझ गया कि भैया अब ये पैसा देने वाला नहीं है, तो मैंने एंटिसिपेट कर लिया फ्यूचर लॉस को। मैंने मान लिया कि ये 10,000 रुपया मुझे नहीं मिल सकता है, मैंने एंटिसिपेट किया 10,000 नहीं मिल सकता है। तो ये इन्फ्लुएंस बाय पर्सनल जजमेंट है। कैसे? मैंने, मुझे लगा कि 10,000 नहीं मिलेगा, क्या पता एक और आदमी था सोहन, वो भी 10,000 का उधार लिया था, वो भी ना दे। यानी जरूरी है कि जो मैंने सोचा वही होगा। मैंने 10 का नुकसान सोचा, क्या पता 20 का नुकसान हो गया, क्या पता मनोहर आके किसी ने पैसा दे गया, यानी नुकसान ही नहीं हुआ। तो यह है इन्फ्लुएंस बाय पर्सनल जजमेंट। आपने लॉस तो प्रेडिक्ट कर लिया था, जरूरी नहीं कि उतना का ही नुकसान, उससे ज्यादा भी हो सकता है, उससे कम भी हो सकता है। बेस्ड ऑन अकाउंटिंग कंसेप्ट एंड कन्वेंशन, अकाउंटिंग कंसेप्ट क्या होता है और अकाउंटिंग कन्वेंशन क्या होता है, ये हम लोग बहुत डीपली पढ़ने वाले हैं आगे वाले वीडियोस में, ठीक है, 4th चैप्टर में, ठीक है। अकाउंटिंग कंसेप्ट एंड कन्वेंशन, बस फिलहाल इतना समझिए, अकाउंटिंग कंसेप्ट या कन्वेंशन ये कहता है, जो भी वो कहता है वो आपको फॉलो करेगा, करना पड़ेगा, जो वो कहेगा वो आपको फॉलो करना पड़ेगा। ये कहता क्या है ये हम बाद में पढ़ने वाले हैं, फिलहाल के लिए इतना समझ लो, ये कहता है, एक पॉइंट हम बता रहे हैं बस, है तो बहुत सारा पॉइंट। हिस्टोरिकल कॉस्ट कंसेप्ट एक समझा दे रहा हूं, इससे आप समझ लीजिएगा। ऐसे बहुत सारे टॉपिक है अकाउंटिंग प्रिंसिपल जो आपको पढ़ाना है, मुझे मैं पढ़ाऊंगा। अच्छा 3rd चैप्टर में ही पढ़ाने वाला हूँ, ये 3rd चैप्टर में पढ़ा दूंगा। हिस्टोरिकल कॉस्ट कंसेप्ट है क्या? जैसे आपने जमीन खरीदा, आपके पापा ने मान लो 2002 में जमीन खरीदा था 2 लाख रुपए का। 2002 में उन्होंने जमीन खरीदा था कितने का? 2002 में उन्होंने 2 लाख रुपए का जमीन खरीदा था। कितने का बच्चा? 2 लाख। आज 2025 में जो जमीन की वैल्यू है 1 करोड़ रुपीस है, लेकिन अपने खाते में, या आप आज भी पूछे पापा वो जमीन कितने में खरीदा, तो वो 1 करोड़ नहीं बताएंगे, वो कितना बताएंगे? 2 लाख बताएंगे, भले उसकी वैल्यू कितनी हो चुकी है, 1 करोड़। तो हिस्टोरिकल कॉस्ट कंसेप्ट ये कहता है कि अकाउंट्स में जिस अमाउंट में आपने एसेट्स को एक्वायर किया था, जिस अमाउंट में एसेट्स को एक्वायर किया था, उसी अमाउंट को लिखना है आज भी, उसका बढ़ा हुआ वैल्यू नहीं लिखना है, ठीक है। उसका बढ़ा हुआ वैल्यू, एसेट्स मतलब बिजनेस की प्रॉपर्टीज, एसेट्स मतलब बिजनेस की प्रॉपर्टीज। तो जिस एसेट्स को आपने खरीदा था, जिस वैल्यू में खरीदा था 2000 में, 2002 में, उसी वैल्यू को आज तक लिखना, भले उसकी वैल्यू बढ़ गई हो,
फिर भी आपको नया वैल्यू नहीं लिखना है। बात समझा। लेकिन वैसे एसेट्स में ना दो टाइप के एसेट्स होते हैं। एक होता है जिसका वैल्यू बढ़ता है, जैसे जमीन जायदाद, ठीक, इनकी वैल्यू बढ़ती है, लैंड बिल्डिंग इनकी वैल्यू बढ़ती है। लेकिन कुछ ऐसे एसेट्स होते हैं जिनका वैल्यू घटता है, कार हो गया, ठीक, मशीन हो गया, ठीक, फर्नीचर हो गया, इनकी वैल्यू घटती है। तो जिसका वैल्यू घटता है उसका तो घटा के ही लिखेंगे, यानी अकाउंट साफ साफ बोल दिया, जो लॉस है लॉस लिखो, उसको घटा के लिखो, लेकिन जो फ्यूचर प्रॉफिट्स है उसको नहीं लिखो। ये हिस्टोरिकल कॉस्ट कंसेप्ट ये कहता है जिस अमाउंट में उसको आपने एक्वायर किया था, खरीदा था, उसी को आज भी लिखो, ठीक। ओमिशन ऑफ क्वालिटेटिव इंफॉर्मेशन, क्वालिटेटिव इंफॉर्मेशन ओमिशन, यानी मतलब लिखा नहीं जाता, भूल लिखते ही नहीं है, छोड़ देते हैं। जैसे आपका स्टाफ बहुत अच्छा है, आपके स्टाफ के बिहेवियर की वजह से ना बहुत कस्टमर आ रहे हैं, सब आ रहे हैं, वो स्टाफ बहुत अच्छा है, बहुत अच्छे से बैठाता है, पानी पिलाता है, चाय पिलाता है, सर दबाता है, फिर सामान देता है, ठीक, उसके वजह से आपका दुकान बहुत चल गया। लेकिन क्या इसको हम लिख सकते हैं? बिल्कुल भी नहीं सकते। अभी तो बिहार में आपने देखा है, बिहार में एक बस चलने लगी है, बस में ना उन्होंने लेडीज कंडक्टर रख लिया है, सब स्टाफ लेडीज रख लिया है, बस ड्राइवर को छोड़ के, ड्राइवर मेल है आपका, जेंट्स है। क्यों रखा है? टू अट्रैक्ट कस्टमर, भाई कस्टमर आए। लेकिन क्या वो अपने अकाउंट पे लिख सकता है कि मैंने लेडीज स्टाफ रखा है जिसके वजह से मेरा कस्टमर आ रहा है, बहुत बिक रहा है, सामान बिक रहा है। सूर्यवंशम मूवी आपने देखा था कि नहीं? सेम वही कंडीशन। तो उस चीज को आप अपने अकाउंट्स में नहीं लिख सकते। आपका जो एम्प्लॉय आपको 2 थप्पड़ मार के चला गया, नहीं लिख सकते, ठीक। तो अपने हाथ से चाय पिला रहा है, नहीं लिख सकते। स्ट्राइक में चला गया, नहीं लिख सकते। रिजाइन करके चला गया, नहीं लिख सकते, ठीक। क्वालिटेटिव इंफॉर्मेशन को नहीं लिख सकते। बेस्ड ऑन हिस्टोरिकल कॉस्ट, हिस्टोरिकल कॉस्ट पे ही बात होती है, वो हिस्टोरिकल, वो तो उसी में बता ही दिया मैं, हिस्टोरिकल कॉस्ट कॉन्सेप्ट बता दिया। यानी हिस्टोरिकल कॉस्ट जो हिस्ट्री का प्राइस है वही लिखा जाएगा, भले आज उसकी प्राइस कुछ और है, फिर भी हम उसी को लिखेंगे। तो अकाउंटिंग कंसेप्ट में वो आएगा एक पॉइंट, हिस्टोरिकल कॉस्ट कंसेप्ट। अकाउंटिंग कंसेप्ट हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट चैप्टर में, नेक्स्ट चैप्टर में। अफेक्टेड बाय विंडो ड्रेसिंग, विंडो ड्रेसिंग का मतलब ना दिखावा, बढ़ चढ़ के दिखाना, अपने अकाउंट्स को मैनिपुलेट करना। क्या करना? मैनिपुलेट करना। ये बहुत बड़ा लिमिटेशन है कि मैं अपने अकाउंट को मैनिपुलेट करूँ, मैं दिखा दूँ इतना बम्पर प्रॉफिट हुआ, लोग दिखा रहे बहुत प्रॉफिट है भैया, पैसा लगाओ इसके पास, और पता चला कुछ नहीं, कंगाल। तो ये है विंडो ड्रेसिंग, यानी दिखावा करना, एक्स्ट्रा दिखावा करना, है कुछ नहीं, तो ये है विंडो ड्रेसिंग, हद से ज़्यादा दिखाना, ठीक है। बहुत लोग होता है ना समाज में, बहुत दिखाते हैं, मेरे पास कार है, बंगला है, कुछ है, ये है, फलाना है, कुछ है, लेकिन जब मौका आता है तो उसके बाद जेब में पैसे ही नहीं है, खिलाने तक का पैसा नहीं है। अनसुटेबल फोरकास्टिंग, फोरकास्टिंग का मतलब भविष्यवाणी। अकाउंट से हम भविष्यवाणी कर ही नहीं सकते। पहली बात, अकाउंट्स तो हम तब करें जब साल खत्म हो जा रहा है, पूरा साल का हिसाब किताब साल के आखिरी में कर रहे हैं, तो भविष्यवाणी की बात कहाँ से आई? ठीक है, भविष्यवाणी नहीं कर सकते। क्लियर है लिमिटेशंस? अब चलते हैं क्वालिटेटिव फीचर्स, और ये है आपका लास्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर। क्वालिटेटिव बहुत ही आसान चैप्टर आपको लगा होगा, समझ में आया कि नहीं आया मुझे एक बार प्लीज मेंशन करके बता दीजिएगा। इंस्टाग्राम में मैसेज कर सकते हैं, इंस्टाग्राम का लिंक भी दिया हुआ है चैनल में, इंस्टाग्राम में भी आप डायरेक्टली मैसेज कर सकते हैं मुझे। पहला चीज रिलायबिलिटी। रिलायबिलिटी का मतलब रिलायबल, भरोसा करना। एक बात बताओ, आपके दुकान में आपने एक अकाउंटेंट को हायर किया, साल भर का उसने खर्चा लिखा, मैं एक दिन पूछ रहा हूँ ये 500 का जो तुमने तेल भराया है इसका बिहाफ में कोई प्रूफ है, कोई एविडेंस है? तो वो बंदा तुरंत स्लिप निकाल के दिखा, ये देखिए सर पेट्रोल पंप का स्लिप। यानी मैं उस अकाउंट में भरोसा कर सकता हूँ, रिलाय कर सकता हूँ। रिलायबिलिटी मतलब भरोसा करना, मैं भरोसा कर सकता हूँ, हाँ चलो जो उसने लिखा है खर्चा उसके बिहाफ पे उसके पास एक एविडेंस पड़ा हुआ है, कैश मेमो पड़ा हुआ है जो वो दिखा रहा है, एक ऑब्जेक्टिव है जिसे हम देख के कर सकते हैं कि भैया ये जो धांधली नहीं हुआ है। तो ये है रिलायबिलिटी। रिलायबिलिटी का मतलब आपको भरोसा करना पड़ेगा। क्या करना है? अकाउंट में भरोसा, ठीक। और भरोसा करने के लिए जो भी आप खर्चा किए हैं, अकाउंटेंट खास करके जो भी खर्चा किए हैं उसके बिहाफ में एक एविडेंस रखेंगे जिससे ये कोई भी देख के समझ सके कि हाँ ये खर्चा हुआ है, चेक कर, हाँ इसके बिहाफ में ये खर्चा हुआ है, तो ये कैश मेमो पड़ा है, ये बिल पड़ा है, जिससे हम जज कर सके कि भैया हाँ जो भी चीज़ है वो फेयर एंड अफ है। अब बात करते हैं रेलिवेंस की। रेलिवेंस का मतलब ये हो गया ना कि रेलिवेंस में हम कोई भी इररेलीवेंट आइटम नहीं लिखेंगे। इररेलीवेंट आइटम यानी रेलिवेंट आइटम लिखेंगे, बेकार की चीजें नहीं, क्योंकि अकाउंट की जरूरत ना सबको है, इन्वेस्टर को, सप्लायर को, और सब ना अपने हिसाब से अकाउंट को देखने वाला है। सब क्या इन्वेस्टर क्या देखेगा कि उस कंपनी में कितना प्रॉफिट है, उस कंपनी में कितना प्रॉफिट है, उसके कितने शेयर होल्डर्स है, कितने डिवेंचर होल्डर्स है, यानी इक्विटी कैपिटल कितना है, डिवेंचर कैपिटल कितना है, ये सब वो देखने वाला है। बोर्ड फंड, ओनर्स फंड देखने वाला है। ये मैं नए नए टर्म्स का इस्तेमाल कर रहा हूँ, मुझे पता है ये टर्म्स आपको समझ में नहीं आएगा सर, आ रहे होंगे, लेकिन फ्यूचर समझ में आ जाएगा। तो बहुत लोग को अकाउंट्स की जरूरत है, तो सबको सेम अकाउंट दिखाने की कोई जरूरत नहीं है।
सबको अथवा अलग अलग दिखाया जाए, जिसको जिस टाइप की जरूरत है, कॉमन चीज को दिखाया जाए जिसकी जरूरत सबको है, ठीक है, बेफालतू में दिखाया ना जाए। अंडरस्टेबिलिटी, अंडरस्टेबिलिटी का मतलब ऐसा है ना कि हम लोग अकाउंट, कॉमर्स वाले अकाउंट्स ऐसा बनाते हैं कि किसी को भी समझ में आ जाए, थोड़ा बहुत पढ़ा लिखा आदमी है ना वो भी समझ आए कि क्या बता रहा है ये नहीं कि डॉक्टर की तरह हाँ फर्जी बस कंपाउंडर ही समझ पाएगा कि वो सिर्फ में लिखा क्या है, हम लोग समझ नहीं पाएंगे। वो इतना बड़ा डॉक्टर लिखता क्या है, आगे का वर्ड फिर बीच में पूरा ब्लैंक और लास्ट में एक और वर्ड, अब वो समझे कंपाउंडर समझे, बीच वाले लोग कुछ ना समझे। लेकिन हम कॉमर्स वाले ऐसे हैं कि हम लोग ऐसा प्रेजेंट करते हैं कि जो कॉमर्स बैकग्राउंड का नहीं भी हो तब भी समझे, हम सबका ख्याल रखते हैं, पूरे दुनिया का ख्याल रखते हैं कॉमर्स वाले। कंपेरेबिलिटी यानी कंपेयर कर सकते हैं, अपने ही अकाउंट को अपने अकाउंट से कंपेयर कर सकते हैं, कंपेरिजन करना। फेथफुल प्रेजेंटेशन यानी जो भी चीज दिया गया वो ट्रू हो, फेयर हो, हम उस अकाउंट पे भरोसा कर सके, क्योंकि उस अकाउंट पे ही तो ट्रस्ट करके हम पूरा का पूरा काम करने वाले हैं। तो आई थिंक आप लोग को ये चैप्टर समझ में आ गया होगा। कैसा लगा चैप्टर प्लीज कमेंट करके बताइएगा। और क्लास 11 वाले बच्चों डरने का नहीं, मैं हूं आपके साथ, पूरा का पूरा साल आपको अकाउंट पढ़ाने वाला, बहुत ही आसान शब्दों में। नोट्स बनाने की जरूरत नहीं है, कोई फायदा नहीं नोट्स बनाने का, कोई फायदा, चीजें यहाँ होनी चाहिए, कंसेप्ट यहाँ होने चाहिए, यहाँ कुछ नहीं, नोट में बहुत कुछ नहीं, कोई फायदा नहीं, यहाँ घुसा सब कुछ खत्म। अरे इतना अंग्रेजी आपको भी आता है कि अपनी भाषा में लिख सकते हैं भाई, ठीक। और कौन पूछेगा, सब नॉलेज देखेंगे, रटा हुआ सब कोई नहीं देखने वाला, रट के कोई फायदा नहीं है, ठीक है बच्चा। तो आपको पढ़ना पड़ेगा, और पढ़ने के लिए क्या करना, क्लास 11 प्लीज एक एक बेसिक चीज छोड़िएगा मत, क्योंकि जहां अकाउंट्स 11 का छोड़ा 12 का है, तो 11 का अकाउंटेंसी बहुत ही इंपॉर्टेंट है बच्चा। और ये चैप्टर आपको पढ़ के कैसा लगा, फिलहाल ये थियोरेटिकल पोर्शन चल रहा है, 2-3 चैप्टर थियोरेटिकल चलेगा, उसके बाद हम लोग न्यूमेरिकल में आ जाएंगे, पूरा दुनिया ही चेंज हो जाएगा, ठीक है, बदल जाएगा, ठीक। फिलहाल इस चैप्टर के बारे में आप लोग बताइएगा कैसा लगा कैसा नहीं लगा, किसी भी पॉइंट में दिक्कत हो कमेंट करके मुझे इंस्टाग्राम में बता दीजिएगा, मैं वहीं आपको सॉल्व कर दूंगा विथ वॉइस नोट वगैरह भेज के। आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा। प्लीज लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बाकी लोग को बताएं, और आप वीडियो कहाँ से देख रहे हैं ये भी कमेंट करके बताएं। थैंक यू। अब अलविदा लेने का टाइम आ गया, थैंक यू सो मच, अगले वीडियो में मिलते हैं।